नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज हम बात करेंगे दर्शकों के भेजे हुए कुछ सवालों को लेकर। आयुर्वेद के विशेषज्ञ से हम इनके जवाब जानेंगे। हमारे आज जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर रूपराज भारद्वाज वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपको 37 वर्षों का अनुभव है। आप इलाज तो करते ही हैं और साथ में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कई तरह से जागरूक भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं और वे चाहते हैं कि आयुर्वेद में उन्हें कोई उपाय या समाधान बताया जाए। तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद में दो विरोधी प्रकृति के द्रव्यों को एक साथ लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसे में दो विरोधी द्रव्यों के सेवन के बीच में कितना समय जो है उसका अंतराल होना चाहिए, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार विरोधी द्रव्य कौन कौन से हैं और उनके पाचन में कितना समय लगता है। ये जो सवाल है हमें भेजा है अशोक कुमार जैन जी ने। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जहाँ तक मैं सामान्य रूप से बात करूँ तो विरोधी द्रव्य वो हैं, एक तो रासायनिक रूप से जो विरोधी द्रव्य हैं, एक मौसम के अनुसार यदि विरोधी द्रव्य हैं, और एक हमारी बीमारी के हिसाब से विरोधी द्रव्य हैं। रासायनिक दृष्टि से हम बात करें तो जिस तरह से दही और दूध एक साथ लेना, ये वर्जित है, दोनों विरोधी हैं, क्योंकि दही एसिडिक रिएक्शन वाला है जबकि दूध एल्केलाइन है। इसी तरीके से मछली और दूध लेना, या आप कांजी और दूध लेते हैं, या आप कोई भी गरिष्ठ पदार्थ के साथ कोई लघु पाचन द्रव्य लेते हैं, तो वो आपके लिए विरोधी द्रव्य की श्रेणी में आता है। मौसम के हिसाब से यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि सर्दी के अंदर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्या ये सर्दी के हिसाब से विरोधी द्रव्य नहीं है? या गर्मी के मौसम में जिस समय हीट स्ट्रोक हो रहा है, हीट वेव्स चल रही हैं, हॉट वेव्स चल रही हैं, उस समय हम यदि कॉफ़ी लेते हैं या चाय लेते हैं या गर्म पानी पीते हैं, तो वो मौसम के हिसाब से विरोधी द्रव्य है। यदि हम बीमारी की बात करें तो कई बीमारियां ऐसी हैं कि यदि आप एसिडिटी से परेशान हैं और आप स्पाइसी या फ्राइड चीज़ लेते हैं, तो वो भी सामान्य रूप से विरोधी द्रव्य की श्रेणी में आता है। दोनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, एक अच्छा सवाल है। ये एक सामान्य चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं, खाते हैं, वो हमारे स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर आकर के 2 घंटे तक रुकती है। 2 घंटे के बाद वो वहाँ से पाचन के लिए आगे को चली जाती है, उसका पाचन पूर्ण हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यदि 2 घंटे जो स्टमक के अंदर पड़ा हुआ है चीज़, वो एक सामान्य चीज़ है, उसके बीच में 2 घंटे का अंतर होना आवश्यक है। यदि वो अंतर आप वो करते हैं तो विरोधी द्रव्यों से जो अम्लता होती है या जो टॉक्सिसिटी होती है, उससे आप अपने आप की सेहत को बचा करके रख सकते हैं। अच्छा, ये जैसे विरुद्ध आहार भी होता है और ये विरोधी द्रव्य का सवाल ही आया था, तो क्या इसकी कोई हमको सूची मिल सकती है किसी जगह पे? देखिए, हर चीज़ का विरोधी द्रव्य अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्ल और मधुर दोनों विरोधी हैं, उष्ण और शीत दोनों विरोधी हैं। कोई भी आप खट्टी चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ आप यदि मिल्क की कोई चीज़ ले रहे हैं या उसको न्यूट्रलाइज करने की चीज़ कर रहे हैं, तो ये सारे मोटे तौर पर विरोधी द्रव्यों की हैं। चिलचिम मछली आती है, परवल आता है, ये सब विरोधी द्रव्यों की श्रेणी में आता है। अब मैं विरोधी द्रव्य की मोटे तौर पर यदि बात करूं तो एक डायबिटीज़ का मरीज है, उसके लिए तो मीठा जो है वो विरोधी द्रव्य की श्रेणी में आएगा। उसके लिए आलू विरोधी है, उसके लिए चावल विरोधी है। तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। मोटे तौर पर अम्ल और क्षारीय पदार्थ एक साथ नहीं लेने चाहिए। तो ये इस तरह से अम्लीय और क्षारीय पदार्थ यदि हम एक साथ लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, खतरनाक तो ये है कि उससे आपको टॉक्सिसिटी बनती है। हम देखते हैं कि इन चीज़ों को एक साथ लेने से या तो पाचन आपका बिगड़ता है, या वो जो टॉक्सिसिटी होती है उसको वॉमिट के द्वारा वो निकलती है, या आपको बाउल के द्वारा
आपको दस्त हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, या आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं मोटे तौर पर जिनसे आपको फूड पॉइजनिंग है। ये क्या है? फूड पॉइजनिंग में यही है कि जो फूड पॉइज़न के रूप में कन्वर्ट हो चुका है उसको आप जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, और जो इन्फेक्शन हो गया है, कंटेमिनेटेड फूड है, यदि संक्रमित भोजन लिया है, तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तत्काल आपको दिखाई नहीं देती हैं कि आपको न वॉमिटिंग हुई, न वो हुआ, न पेट दर्द हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। किसी न किसी रूप में वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बेहतर है कि हम विरोधी द्रव्यों को एक साथ नहीं लें, हमारा खान पान संतुलित रखें, और संतुलित आहार ही आपके स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें भेजा है शिवम सोनी ने, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश से हैं। ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दिमाग को शांत कैसे रखा जा सकता है? देखिए, दिमाग को शांत रखना आज बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए सबसे पहला तो है आप ध्यान लगाएं। आप अपने पूजा पाठ के अंदर, जो भी आपका धर्म है उसके अंदर, आप अपने पूजा पाठ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। कम से कम बोलने की आदत डालें। समय पर आप सोने की आदत डालें, क्योंकि हमारा दिमाग भी शरीर की तरह से थकता है। यदि हम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती दिमाग में डालते रहेंगे तो दिमाग में उलझनें पैदा होंगी। कई तरह की उलझनें हमारे तनाव को जन्म देती है। आज जो देख रहे हैं, जो लोग हिंसक हो जाते हैं, वो हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दिन भर का जो क्रियाकलाप है उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो हम अपनी दिनचर्या को इतना नियमित करें, उसमें हर समय हर चीज़ के लिए समय निश्चित करें, और उस समय पर उस काम को करें। समय पर यदि काम नहीं होता है, हमारे मन लायक कोई चीज़ नहीं होती है, तो हमारा मस्तिष्क अशांत होता है। आज जो हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, हर आदमी बीपी लेकर के घूम रहा है, 20 साल का बच्चा है उसको भी बीपी है। ये सब हमारी एंजाइटी और मानसिक तनाव के कारण हैं। मेडिटेशन और समय पर सोना और पूरी निद्रा लेना सबसे बड़ा आपका मानसिक तनाव को कम करने का साधन है। यदि उसके बाद आपके खान पान पर आता है, हम ये देखते हैं मांसाहार जो है वो एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ कई तरह के जो उस जानवर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उस समय एग्रेसिवनेस को उस जानवर में बढ़ाते हैं, और वही हार्मोन्स हमारे शरीर में जब जाते हैं तो हमारे शरीर में भी एग्रेसिवनेस आती है और मन अशांत होता है। तो मुख्य रूप से ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। फिर कुछ औषधियाँ इस तरह की हैं जो आपके दिमाग को शांत करती है। शंख पुष्पी हमारे राजस्थान में बहुतायत से पाया जाने वाला एक छोटा सा क्षुप है, जिसको आप किसी भी रूप में, दवा के रूप में भी बाज़ार में उपलब्ध है, पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है, और नहीं तो ताज़ा यदि आपको पहचान है तो उसको आप काम में ले सकते हैं। ब्राह्मी बहुत अच्छी औषधि सिद्ध हुई है। आज जो भी अच्छी मस्तिष्क के लिए या मेमोरी एनहेंसर जो मेडिसिन हैं उनमें सबसे ऊपर ब्राह्मी का नाम आता है, मंडूक पर्णी का नाम आता है, इसी तरह ज्योतिषमती है। ये जो चीज़ें, ज्योतिषमती का ऑयल जो है वो भी बाज़ार में मिलता है। यदि आप 5 बूंद रोज़ाना लेना शुरू करते हैं दूध के अंदर डाल करके, तो वो आपके मस्तिष्क को शांत रखने में आपको सहयोग प्रदान करता है। अगला सवाल हमें भेजा है अनुराधा जी ने श्री गंगानगर से। ये कह रही हैं कि मुझे सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में धूप से एलर्जी है, त्वचा लाल हो जाती है और खुजली होने लगती है, कोई उपाय बताइए। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कई कारणों से हो सकती हैं। आपको खाने की चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, आपको धूल मिट्टी से भी हो सकती है, आपको डस्ट माइट से भी हो सकती है, आपको फूलों के पराग कणों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। इस समय ये जो मौसम है, इस समय देखा जाता है छीले का जो पेड़ है उससे निकलने वाले जो पराग कण हैं वो आपको एलर्जी करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो सन एलर्जी या फोटो एलर्जी के शिकार होते हैं, उन लोगों को इस तेज़ गर्मी में धूप में ही नहीं निकलना चाहिए, बल्कि कमरे में भी गर्म जगह पर नहीं रहना चाहिए।
नहाने के लिए उनको बहुत ठंडा पानी काम में लेना चाहिए। ये पैतृक प्रकृति के लोगों के साथ ज़्यादा समस्या होती है। आपको नेहा जी, जहाँ तक हो सके आपको हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपको धूप में जाने से बचना चाहिए। आपको कोई भी सनस्क्रीन लोशन हो वो लगा करके बाहर निकलना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी त्वचा को ढक करके और फिर रखना चाहिए। सूती कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने चाहिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि पानी हम प्यास लगती है तभी पीते हैं। कम से कम आपको दिन भर में 15 गिलास पानी पीना चाहिए। फिर जितने भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो आपके मसालों के अंदर सबसे ज़्यादा है, खट्टी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा है। यदि आपको एसिडिटी रहती है तो एसिडिटी के कारण भी आपको ये एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचिएगा। और यदि फिर भी आपको ये रहता है तो मैं एक केवल मात्र आपको जड़ी बूटी बताता हूँ, कुटकी और चिरायता। ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर के मोटा मोटा कूट करके 1 गिलास पानी में डाल करके उबालिए। उबाल करके जब चौथाई पानी रह जाए तो उसको छान करके और पीना शुरू कीजिए। कई बार ये देखा जाता है कि 3-3 ग्राम ये दोनों लेने के बाद कुछ लूज़ मोशंस होते हैं। यदि ये हो तो इसकी क्वांटिटी आप अपने चिकित्सक से बात करके और कम भी कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आजकल एलोवेरा के जो ग्वारपाठा है उसके कई प्रकार के लोशन भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। उनको आप अपने त्वचा के ऊपर लगा सकते हैं या फ्रेश एलोवेरा लेकर के उसका जेल लेकर के और उसको भी त्वचा पर लगा करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई त्वचा पर इन्फेक्शन है तो आप समझते हैं कि गर्मी में धूप के कारण जो यूवी रेज आती हैं उसके कारण से या पसीना आने के कारण खुजली आपको ज़्यादा परेशान करती है, तो ऐसे के अंदर आपको गर्मी से और धूप से बचना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल जो है उसमें पूछा जा रहा है कि मेरे पिताजी की उम्र 70 वर्ष है, उन्हें पिछले 7 साल से प्रोस्टेट की समस्या है। हर बार सोनोग्राफी में प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ जाती है। वर्तमान में ये साइज़ 5 ग्राम है। एलोपैथी और होम्योपैथी में उपचार ले चुके हैं, क्या आयुर्वेद में इस समस्या का इलाज संभव है? सौरभ कोठारी हैं भीलवाड़ा से। सौरभ जी, मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बीमारियां 2 तरह की होती हैं। एक सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो सर्जरी से ही ठीक होती हैं, एक होती हैं मेडिसिन से ठीक होने वाली बीमारियां। प्रोस्टेट पुरुषों के अंदर एक ऐसी समस्या है जो 50 साल के बाद सामान्य रूप से डेवलप होती है। आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले चुके हैं और होम्योपैथी की भी ले चुके हैं। आप 2 चीज़ें एक तो करना शुरू करें। आपको क्योंकि रात में बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता होगा जो एक इस अवस्था के अंदर समस्या का कारण है। आप अपने पिताजी को रात का खाना बहुत जल्दी खिलाएं जिससे पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाए और जितना भी यूरिनेशन होना है वो हो चुका हो। दूसरा, जहाँ तक हो सके उनको यदि वो बैठ सकते हैं तो यूरिन के लिए उनको बिठा करके और यूरिन का त्याग करवाएं, जिससे कि उनका जो ब्लैडर है, जो मूत्राशय है, वो दबेगा और पूरा एक बार में खाली होना शुरू होगा। यदि वो उकड़ू स्थिति में बैठने की स्थिति में नहीं है तो उनको जो यूरोपियन कमोड है उस पर बिठाते हैं तो नाभि से नीचे दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह से लगा करके और दबा के फिर आगे झुका करके उनको पेशाब करवाने की आदत डलवाइएगा। कुछ औषधियाँ भी हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, यदि इतना तेज़ी से उनका प्रोस्टेट का वेट बढ़ रहा है तो उनका PSA एक बार टेस्ट करवाएं। क्योंकि ये कैंसर का कारण भी आपको आगे बन सकता है। तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से या किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन से मिल करके इस संबंध में राय लें कि कहीं वो मैलिग्नेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इसके लिए PSA करवाएं। PSA 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा है तो आपको तत्काल, इसको मैं कहूँगा, शल्य क्रिया करवा करके इससे निजात पानी चाहिए। बिल्कुल। और जो डॉक्टर साहब ने कहा है PSA जांच, उसे तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि जो मैलिग्नेंसी यानी कि उसमें कैंसर के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, इसका पता चल जाएगा। और प्रोस्टेट के मामले में इस तरह से हम यदि जांच नहीं कराते हैं तो वो एक अन्य गंभीर समस्या के रूप में बढ़ जाती है शरीर के अंदर। ऐसे कई मामले देखने में भी आए हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और क्या आयुर्वेद में इस समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मतलब ये जानना चाहते हैं कि क्या परमानेंट इलाज हो जाएगा। देखिएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की यदि हम बात करें, हमारे हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं वो 3 प्रकार के हैं जो हमारे जोड़ों के अंदर होते हैं। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एक है गाउट। गाउट तो अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करने से जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यूरेबल है, ठीक हो जाता है। आप अपने पिताजी को या जो भी आपके यहाँ बीमार हैं उनको खट्टी चीज़ों से परहेज़ करवाएं, ठंड से उनको परहेज़ करवाएं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएं। इसके लिए बहुत सी औषधियाँ बाज़ार में हैं जो आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करके ले सकते हैं। ये क्यूरेबल डिजीज़ है, कोई आप इससे परेशान नहीं हो। सौंठ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके कारण से ये आपका जो खान पान है उसको नियमित करें और संतुलित करें। साथ में जो एरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, एरंडी का तेल या एरंडी के बीज, इनका सेवन आप नियमित रूप से करें। आपको निश्चित रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आराम मिलेगा। 2 ही औषधियाँ बता रहा हूँ। गूगल की बहुत सारी रेंज है जो आप अपने चिकित्सक से मिलकर के और उसके परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। अगला सवाल पूछा है ओपी माथुर जी ने कोटा से। वो कह रहे हैं मेरी उम्र 75 वर्ष है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सी दवा ली जा सकती है। डायबिटीज़ एक तरीके से चय अपचयजन्य जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उससे संबंधित बीमारी है। आप सबसे पहला तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें। यदि आप, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, यदि आप घूमने फिरने में समर्थ हैं तो आपको रोज़ाना कम से कम 5-6 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। आपको खाने का स्टाइल अपना चेंज करना चाहिए। जो मैं कहता हूँ अपने रोगियों को, वो ये कहता हूँ कि कम से कम 6 बार खाने की आदत डालिए। खाने से मतलब शॉर्ट मील, छोटे छोटे आहार लें। आप हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहें, क्योंकि हम सामान्य रूप से जो भारतीय लोग हैं वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं और डिनर। उसके बाद बीच में जो इतना बड़ा गैप होता है उसमें हम कुछ भी नहीं खाते हैं और इन 3 खानों को हम ज़बरदस्ती खा लेते हैं। दूसरा, आप खाने का जो क्रम है उसको थोड़ा बदलें। खाने का क्रम इस तरीके से करें कि पहले आप 1 गिलास छाछ पी लें, पतली छाछ, वो भी मट्ठा नहीं। उसके बाद आप सैलेड खाएं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं खाना है, चाहे 1 टमाटर खा लें, चाहे आप 1 खीरा खा लें। उसके बाद जो भी आपको सीजनल वेजिटेबल है वो आप बाउल भर के खाएं। देन यू शिफ्ट ऑन चपाती। आप चपाती पर उसके बाद में आएँ। हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, हमारे खाने की थाली के अंदर जितना भी खाना होता है हम पहले चपाती पर जोर देते हैं, चपाती से अपना पेट भर लेते हैं। उसके बाद जो भी कुछ उस थाली के अंदर बचा होता है उसको ऊपर से खा लेते हैं। ये ओवर ईटिंग जो है ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़तरनाक होती है। किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। दूसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा आपका शरीर क्रशकाय है, तो आप ये भी देखें, क्योंकि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। एक कम खाने के कारण डायबिटीज़ होती है, एक अत्यधिक खाने के कारण डायबिटीज़ होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो डायबिटीज़ है वो कम खाने के कारण हो। इस मामले में आप अपने चिकित्सक से यदि सलाह लेंगे तो वो आपको बेहतर समझा पाएंगे। और इस बीच में आप गुड़मार, काली जीरी, तेज पत्ता, जामुन की गुठली, करेला, नीम, इस तरह की चीज़ों के बने हुए पाउडर या तो आप स्वयं चिकित्सक की सलाह से बना लें या बाज़ार में जो उपलब्ध हैं अच्छी फार्मेसी का, वो लेकर के आप सेवन करना शुरू कर दें। थोड़ा अपने आटे में बदलाव करें। जौ, चना और दाना मेथी, इसका अपने आटे के अंदर इस्तेमाल ज़्यादा करके आप डायबिटीज़ से किसी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक दर्शक ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि मुझे अक्सर पैरों में जलन रहती है और आयुर्वेद के अनुसार इस समस्या में क्या उपचार लिया जा सकता है। और देखने में आया कि कई मरीज ये भी बताते रहे हैं कि कई दर्शक ही हमें भेजते रहे हैं सवाल कि पूरे शरीर में ही उनको जलन लगती है। तो पैरों की जलन और शरीर की जलन क्या अलग अलग चीज़ है?
देखिएगा, ये एक तो आप अपनी पूरी जांच करवाएं, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप न्यूराइटिस की प्रॉब्लम से, नसों में जो स्वेलिंग आ जाती है उसके कारण से परेशान हो, और आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, ये भी आपको अपने चिकित्सक से बात करके जांच करवा करके कंफर्म कर लेना चाहिए। जितने भी पैथिक रोग होते हैं उनके अंदर पूरे शरीर के अंदर जलन होती है, सारी जो नर्व्स हैं उनके अंदर पेन होता है। इसी का एक पार्ट है कि पाँव से इसकी जलन शुरू होती है। तो पैथिक प्रकृति वालों को ये होती है, आपको मिर्च मसाले कम खाने चाहिए, आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, और अम्लीय पदार्थ जो खट्टे पदार्थ हैं उनका सेवन आपको कम करना चाहिए। पाँव में पसीना कम से कम आए इसके लिए आप कॉटन के सॉक्स पहने, और यदि आप कोई चप्पल वगैरह पहनते हैं तो अच्छी क्वालिटी की चप्पल पहने, और बार बार अपने पाँवों को पानी से धोते रहें। अगला सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि मेरे हाथ की अंगुलियों में कंपन होता है, जब कोई काम करता हूं तो ये समस्या बढ़ जाती है। मैंने दवा भी ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है? देखिए, जो कंपन है इसका हमारे मस्तिष्क से और हमारे हृदय से, दोनों से संबंध है। जब भी हम किसी भी मामले में तनाव में होते हैं तो कई बार कंपन बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और उसका कंपन हमारे हाथों में तो क्योंकि हम काम करते हैं इसलिए दिखता है, हमारे पाँव के अंदर भी उसका असर दिखाई देता है। तो सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि तनाव से बचिएगा, और अपने हृदय की जो धड़कन है उसकी रेट्स को कम करने की कोशिश कीजिए, चाहे मेडिटेशन से कीजिए या किसी भी औषधि के सपोर्ट के साथ में इसको लीजिएगा, तो आपको ये कंपन से निजात मिल सकती है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ तक हो सके बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप ये देखेंगे कि कंपन शुरू होने के बाद जैसे ही कोई आप प्लीजेंट मूड में आते होंगे और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता होगा, तो उस समय आपकी कंपन भी कम हो जाती होगी। यदि इसके बाद भी रहता है तो आप अपने चिकित्सक की सलाह से किसी भी औषधि को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो हम जो सवाल हैं, मतलब लोगों को कोई ना कोई समस्या है, उसका वो समाधान या इलाज आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, मतलब पूरी धरती पे ही हैं, कि जिन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मतलब वे स्वस्थ हैं और वे आगे भी स्वस्थ बने रहें, तो इसमें आयुर्वेद उनकी कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने निरंजन जी, क्योंकि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो ही यह है कि सबसे पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य है यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। यहाँ हम लोग केवल मात्र बीमार होने पर ही चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन बीमार ना हो इसके लिए परामर्श लेने हम नहीं जाते हैं। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को इतना दूषित कर दिया है कि हम उसके कारण से अब वो दिनचर्या के अंदर हमारा आहार विहार भी शामिल हो गया है। हम देख रहे हैं कि आज आहार की क्या स्थिति हो रही है। घरों के अंदर फास्ट फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और पर्यूषित भोजन खाने का रिवाज चल पड़ा है। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये हमारे लिए सब नुकसानदायक है। हम सब लोग अपने बच्चों को बहुत जल्दी उठने के लिए प्रेरित करते हैं, डांट डपट भी करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को जल्दी सोने के लिए प्रेरित किया? हम जानते हैं कि 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो बच्चा रात को 1 बजे सोएगा उसको आप 4 बजे उठने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए, इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए कि रात सोने के लिए होता है, दिन कार्य करने के लिए होते हैं। दिन में बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं, लैपटॉप या टीवी के ऊपर या मोबाइल फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, उनसे बचें। अपने बच्चों को दिन में यदि वो पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम दिन में करना चाहिए, यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय दिन में ही होता है, यदि नौकरी करते हैं तो दिन में होता है, तो उनको जल्दी सोने की आदत डालिए। इसी प्रकार खान पान, हम संतुलित भोजन सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो संतुलित भोजन करते हैं? दूसरा, कुछ आजकल जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने घी और तेल के ऊपर बैन लगाने का वो कर दिया। आप बताइए, क्या हमारे पूर्वज घी और तेल नहीं खाते थे? खूब मात्रा में खाते थे, लेकिन उसके साथ शारीरिक श्रम भी करते थे। हम बच्चों को
सभी प्रकार का जो संतुलित भोजन है और जो पोषक भोजन है वो खाने के लिए प्रेरित करें, और उसके साथ जो शारीरिक व्यायाम है वो करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे आज थोड़ी सी दूर पैदल जाना नहीं चाहते हैं, उनको ये कहें सुबह का समय सबसे उत्तम होता है। यदि वो सुबह किसी काम में बिज़ी रहते हैं तो आप ये करिएगा कि वो शाम को घूमने जाएं। सुबह घूमने के अलग फ़ायदे होते हैं, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल होता है। खान पान के लिए उनको प्रेरित करें। आप अपने चिकित्सक से मिल करके क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसा खाएं, ये प्रश्न कीजिए। आपका चिकित्सक आपको बताएगा कि कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। आप उस सलाह को मानिए और उस दिनचर्या को आप अपनाइए। मैं समझता हूँ दूसरा मैं कहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा कारण है एकल परिवार। जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो भी स्वास्थ्य को बिगाड़ने में सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि हम में एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव जो पनपता जा रहा है उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पड़ता है। हमारे खान पान पर भी उसका असर पड़ता है, हमारी नींद पर भी उसका असर पड़ता है, हमारे और जो भी क्रियाकलाप हैं, हमारे वर्क के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से हम बचें और बच कर के अपना नियमित जीवन जीने की आदत डालें। बिल्कुल, तो डॉक्टर रूपराज भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रखेगी और जो बीमार हैं किसी भी वजह से उन्हें उसके प्रबंधन में भी मददगार होगी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।